ओम नमस्कार, प्रणाम सभी को। मैं स्वामी बुद्धदेव पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। क्या आप सबको पता है कि प्रति वर्ष 2.5 मिलियन लोग लीवर डिजीज के कारण से मृत्यु हो रही है। तो आइए जानते हैं हेपेटाइटिस क्या होता है। हेपेटाइटिस यानी कि लीवर के सेल्स में सूजन हो जाना। इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर सेल्स इज नोन एज हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस 3 प्रकार की होती है, हेपेटाइटिस ए, बी और सी। और ये मुख्यतः वायरल डिजीज है, यानी कि वायरल के कारण से, वायरस के कारण से होता है। और इसमें मुख्य क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है हेपेटाइटिस में, जैसे नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख कम लग जाना और डाइजेशन में समस्या आती है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हमारे शरीर में मुख्य ग्रंथियों में से सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर है और ये बाइल जूस सिक्रीशन का काम करता है और इससे पाचन में मदद पहुंचती है। इसीलिए लीवर के सेल्स में जब इन्फ्लेमेशन होता है तो बाइल जूस की सिक्रीशन कम होती है, इसी कारण से डाइजेशन में दिक्कत होती है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम हेपेटाइटिस जैसे बीमार से, ऐसे खतरनाक बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं योग के बारे में। तो योग में ऐसे कौन से आसन हैं जिनके अभ्यास करने से हम लीवर को स्वस्थ रख सकते, लीवर के सेल्स को अच्छे रख सकते, रिजुविनेट कर सकते। तो आइए हम देखते सबसे पहले मंडूक आसन से। तो सबसे पहले हमें वज्रासन में बैठना है, घुटने को मोड़ करके। और वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथ के अंगूठों को अंदर की तरफ करके मुट्ठियाँ करनी है और इस मुट्ठी को अपनी नाभि के राइट और लेफ्ट साइड में रखना है और श्वास को छोड़ते हुए आगे झुक जाना है। मंडूकासन के एफिकेसी को बढ़ाने के लिए हम मंडूकासन के साथ साथ कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। प्रति सेकंड 1 स्ट्रोक कपालभाति का अभ्यास करने से हेपेटोसाइट्स यानी कि जो लीवर के सेल्स होते हैं वो अच्छे से स्टिमुलेट होते हैं और बाइल सिक्रीशन अच्छे से होने लग जाती है। ऐसे जब हम 30 से 40 स्ट्रोक कपालभाति का करते हैं तो ऐसे शुरुआत करना चाहिए और धीरे धीरे हम इस अभ्यास को 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं, जैसे हमारा अभ्यास बढ़ जाता है। तो इस अभ्यास को करने से जैसे, और इसकी दूसरी वेरिएशन है कि हम राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड को रख करके इसका अभ्यास करने से, जैसे आपको पता ही होगा कि लीवर जो है आपकी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में होती है। तो इस रीजन में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है एब्डोमिनल मसल्स में और ये लीवर को ज़्यादा स्टिमुलेट करता है। राइट हैंड को ऊपर में लेफ्ट हैंड रख के इस आसन का अभ्यास करने से प्रक्रिया वही है कि राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड रखना है और श्वास को छोड़ते हुए, पेट को अंदर करते हुए, उड्डयन बंद लगाते हुए आगे की ओर झुकते हुए फिर कपालभाति का अभ्यास करना है साथ में। ऐसे मंडूकासन में कपालभाति करने के बाद हम फिर से वज्रासन में बैठ करके 2-3 लंबी गहरी श्वास लेना है और छोड़ना है। मंडूकासन के बाद हम दूसरा आसन का अभ्यास करते हैं, शशक आसन। वज्रासन में बैठ करके हमें श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर करना है और श्वास छोड़ते हुए अपने पूरी शरीर को आगे झुकाना है और माथे को जमीन पर लगाना है। अपने पूरी शरीर को रिलैक्स छोड़ देना है। इसमें भी हम कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं साथ साथ में। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। तो ऐसे मंडूकासन, शशक आसन का अभ्यास के बाद हम करते हैं वक्रासन का अभ्यास। पहले हमें दंडासन में बैठना है। दंडासन में बैठ करके अपने दाएं पैर को घुटने तक मोड़ करके लेके आ जाएं और अपने बाएं हाथ को घुटने को क्रश करते हुए अपने लेफ्ट पैर के घुटने को पकड़ लें और पीछे की ओर मोड़ लें। अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़ करके देखिए पीछे की ओर। इस अभ्यास में भी हम कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं।
30 से 40 स्ट्रोक कपालभाति करने के बाद हम धीरे से दंडासन में वापस आते हैं और इसी प्रक्रिया को हम दूसरे ओर से भी करते हैं। फिर श्वास प्रश्वास को सामान्य गति में लाते हुए आराम से हम वापस दंडासन में आते हैं। यह था वक्रासन का अभ्यास। अब वक्रासन का अभ्यास करने के बाद हम अर्धमत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करते हैं। ये साइड ट्विस्टिंग पोज है, इसलिए ये साइड ट्विस्टिंग पोज लीवर के लिए अति लाभदायक होता है। तो इसमें सबसे पहले हम अपनी दाएं पैर के एड़ी को अपने जंघामूल पर लगाते, फिर बाएं पैर को दाएं पैर के घुटने से क्रश करते हुए और दाएं हाथ को घुटने को प्रेस करके नीचे पैर में पकड़ने की कोशिश करते और बाएं हाथ से पीछे नाभि की ओर। इस अभ्यास में भी हम कपालभाति प्राणायाम को साथ में कर सकते हैं इस आसन के साथ। इसमें भी 30 से 40 स्ट्रोक कपालभाति करने के बाद हम वापस आते दंडासन में और इसी आसन को दूसरी ओर से करते हैं। लेफ्ट पैर की एड़ी को अपने जंघामूल पर लगाएं और राइट पैर को लेफ्ट पैर के घुटने से क्रश करते हुए लेफ्ट हैंड से घुटने को दबाएं और अपने हाथों को पीछे की ओर से नाभि में पकड़ने की कोशिश करें। जिनके पेट में ज़्यादा चर्बी हो वो अपने हाथ को पीछे टिका करके भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। और इस आसन के अभ्यास करते हुए हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास भी साथ साथ में करेंगे। हम जितने भी आसनों का अभ्यास करेंगे लीवर के लिए, उन सब आसन में कपालभाति का अभ्यास साथ साथ करने से उस आसन की एफिकेसी बढ़ जाती है। ऐसे 30 से 40 स्ट्रोक कपालभाति के बाद फिर से हम वापस आते दंडासन में। ये थे बैठकर करने वाले आसन और इसमें और हम करते गोमुख आसन का अभ्यास। गोमुख आसन के अभ्यास के लिए पहले हम दाएं पैर के एड़ी के ऊपर बैठ जाते, फिर उसके ऊपर दूसरे पैर को रख करके फिर जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर से और दूसरे हाथ को नीचे से पकड़ते पीछे से। ये गोमुख आसन का अभ्यास है। ये मणिपुर चक्र को जागृत करने में, मणिपुर चक्र को स्टिमुलेट करने में बहुत ही अच्छा अभ्यास है। साथ ही साथ ये लीवर के सेल्स को स्टिमुलेट करता है और आपको जैसे मैंने बताया था कि वाइल डक्ट जिससे वाइल जूस की सिक्रीशन होती है, जो लीवर में प्रोडक्शन होता है वाइल जूस, उसको सिक्रीट करने के लिए वाइल डक्ट से होकर के गुजरती हुई फिर स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो रास्ता जाता है वो सिक्रीशन में स्टिमुलेट होता है गोमुख आसन के अभ्यास से। इस गोमुख आसन के अभ्यास में भी हम कपालभाति प्राणायाम को साथ में करते हैं। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक कपालभाति को साथ साथ करने से ऐसे गोमुख आसन 30 से 40 स्ट्रोक कपालभाति करने के बाद फिर से हम वापस आते और इसको दूसरी तरफ से करते हैं। पहले दंडासन में आ जाएं और उसी प्रक्रिया को फिर से वापस हमें दोहराना। अगर हम हेपेटाइटिस के सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जॉन्डिस के लक्षण को भी देखने को मिलता है हमें। जॉन्डिस यानी कि स्किन के कलर में चेंजेस आ जाती है, पीलापन आ जाता है स्किन के कलर में, और जो आई की स्क्लेरा होती है उसके कलर में भी पीलापन, और नेल्स में भी, नाखूनों में भी पीलापन आने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो बिलिरुबिन का सिक्रेशन है वो ज़्यादा मात्रा में होता है और वो ब्लड में मिक्स होकर के पूरे शरीर में फैल जाता है। और ये जो टॉक्सिकेशन है इससे ब्रेन में भी इफेक्ट पड़ता है। इस कारण से कन्फ्यूज़न, इल्यूजन आदि समस्या देखने को मिलता है हेपेटाइटिस की समस्या में। तो गोमुख आसन के अभ्यास करने से बिलिरुबिन का जो सिक्रीशन है वो प्रॉपर मात्रा में होता है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन से गुजर करके वो मल को कलर देने का काम करता है, ना कि ब्लड में मिक्स होगा।
इसलिए कपालभाति प्राणायाम के साथ गोमुख आसन का अभ्यास करने से जो वाइल सिक्रीशन है, बिलीरुबिन का जो मिक्स होना है फिशेस के साथ, वो अच्छी मात्रा में होता है और ये ब्लड में जा कर के मिक्स ना हो करके जो सिम्टम्स दिखने को मिलता है वो सिम्टम्स से कुछ हद तक ठीक होता हुआ हमें दिखाई देता है। ऐसे 30 से 40 स्ट्रोक के बाद हम वापस आ जाते हैं। तो ये थे बैठ के करने वाले आसन। अब हम करेंगे लेट करके करने वाले आसन जो लीवर डिजीज में किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम सुपाइन पोजीशन में लेट जाते हैं, कमर के बल। कमर के बल लेटने के बाद पहले हम एक पाद पवन मुक्तासन का अभ्यास करते हैं। इसे हम राइट पैर को फोल्ड करिए, फिर उसके बाद दोनों हाथों को इंटरलॉक करके हम घुटनों को पकड़ करके श्वास छोड़ते हुए उसको छाती की ओर खींचते और थोड़ी देर होल्ड करके रखते हैं। इस अभ्यास में भी हम कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं साथ साथ, और जिनको स्पाइन में कोई दिक्कत ना हो वो अपने नासिका से घुटने में स्पर्श भी कर सकते हैं। ऐसे दोनों पैरों से इसका अभ्यास करें, पहले राइट पैर से फिर लेफ्ट पैर से। एक पाद पवन मुक्तासन या तो अर्ध पवन मुक्तासन। इसमें यही चीज़ ध्यान देना है कि जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या तो कमर में दर्द हो वो गर्दन को ना उठाएं, बाकी गर्दन उठा करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। उत्तान पादासन। अपने दोनों हथेलियों को नितंब के आसपास रखें और दोनों पैरों को 30 डिग्री पर ऊपर उठा करके होल्ड करके रखें। इसमें भी साथ में कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। प्रारंभिक स्थिति में ये आसन करना थोड़ा कठिन होता है, तो ये 20 से 30 सेकेंड से प्रारंभ करके फिर 1-1 मिनट तक इस आसन का अभ्यास करने से पेट की सारी समस्याएं दूर होती है, डाइजेशन में अच्छा लाभ मिलता है और लीवर के सेल्स बहुत अच्छे से एक्टिवेट होते हैं इस आसन को करने से। धीरे से पैरों को नीचे रखें और 2-3 लंबे गहरे श्वास लें और श्वासों को छोड़ें। अपनी श्वास प्रश्वास को सामान्य करने के बाद फिर हम अगले आसन का अभ्यास करते हैं। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे पाद अंगुष्ठ नासे स्पर्श आसन। दोनों पैर के तलवे को जोड़ करके फिर हथेली से पकड़ करके नासिका से स्पर्श कराना है, श्वास को बाहर छोड़ते हुए। और इस स्थिति में भी अगर कर पाए तो कपालभाति का अभ्यास करें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। वापस आ जाएं और 2-3 लंबी गहरी श्वास को लें, श्वास को छोड़ें, अपनी श्वास प्रश्वास को सामान्य कर लें। फिर उसके बाद हम अगले आसन का अभ्यास करेंगे सेतुबंधासन। सेतुबंधासन करने के लिए कमर के बल लेटने के बाद हम दोनों पैरों को फोल्ड कर लेते हैं और अपनी हाथों से टखने को पकड़ करके अपने पीठ को ऊपर उठाते हैं और इस स्थिति में आप
उड्डयन बंद लगा करके, उड्डयन बंद यानी कि पेट को अंदर खींच के होल्ड करके रखते। इसी स्थिति में 30 से 40 सेकंड तक होल्ड करने से प्रारंभ करें। फिर धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाते हुए 1 मिनट, 2 मिनट और 5 से 10 मिनट तक भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। इसमें साथ में कपालभाति का अभ्यास भी कर सकते हैं, या तो उड्डयन बंद और मूल बंद साथ में लगा करके इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। इस आसन से वापस आने के बाद 2-3 लंबे गहरी सांस लें और अपने श्वास प्रश्वास को सामान्य गति में लाएं। और ये सारे आसनों का अभ्यास करने के बाद हम थोड़ी देर शवासन का भी अभ्यास करते हैं, ताकि जो भी सेलुलर लेवल पर चेंजेस आइए उनको रिलैक्सेशन मिले और पहले की अपनी स्थिति में आ जाए और रिलैक्स मिले सेल्स को, और पूरे शरीर, अपने मन, अपनी चित्त चेतना उस शांति को प्राप्त हो जाए, उस परम शांति को, उस परम आनंद को प्राप्त हो जाए। अपने दोनों हाथों को कमर के साइड में, हथेली को आकाश की ओर करके अपने श्वास प्रश्वास में ध्यान देते हुए आंखें बंद रखें। और अपने एड़ी से लेकर के चोटी तक सारे अंग प्रत्यंग को रिलैक्स होते हुए महसूस करें। उस दिव्य ऊर्जा के स्पंदन से मेरे अंदर आनंद घटित हो रहा है, आनंद प्रतीत हो रहा है। उस परम चेतना के अभिभूत में हो रहा हूँ ऐसे। और संकल्प करें कि मेरी शरीर में जो व्याधि है उस व्याधि से मैं निजात पा रहा हूँ, उसको मैं ठीक कर पा रहा हूँ, उससे मैं ठीक हो रहा हूँ। उस परमपिता परमात्मा के असीम कृपा से मैं एक रोगी काया से निरोगी काया को प्राप्त कर रहा हूँ। ऐसे मन ही मन संकल्प करते हुए 2 से 3 मिनट का शवासन। फिर अपने दोनों हथेलियों को ऊपर उठा करके घर्षण करें और हाथों में जो गर्म ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको अपने आंखों के ऊपर लगाएं। धीरे से अपने हथेली के अंदर ही आंखों को खोलते हुए बाईं करवट लेकर के उठ करके बैठ जाएं। तो ये हमने आसनों के अभ्यास किया। अब हम कुछ प्राणायाम के अभ्यास करेंगे और प्राणायाम के अभ्यास के साथ साथ कुछ हम आहार के विषय में भी चर्चा करेंगे कि हमें कैसे आहार लेना चाहिए और कैसे आहार नहीं लेना चाहिए, हमें दिनचर्या कैसी करनी चाहिए ताकि हम लीवर डिजीज से निजात पा सकें। तो सबसे पहले हम बात करें तो भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें हम श्वास प्रश्वास, लंबी गहरी श्वास को अंदर भरते हैं और लंबी गहरी श्वास को बाहर छोड़ते हैं। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम को करते तो अपनी शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते। ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से शरीर में स्वतः डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य होने लगता है और अपने शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे बड़ा ऑर्गेन्स लीवर ही है। अगर लीवर में कोई समस्या आती है, जैसे आज हम हेपेटाइटिस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो लीवर की सेल्स में जब इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, तो इससे जो टॉक्सिन्स शरीर में उत्पन्न होती है, जो मेटाबॉलिज्म के बाद जितने भी टॉक्सिन्स उत्पन्न होती है, ये सारे टॉक्सिन्स ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैलने लग जाती है।
तो बाकी ऑर्गन्स में भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखने लगते हैं। इसीलिए हमें प्राण ऊर्जा का अच्छे से संचार करने के लिए, ताकि एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में जनरेट हो, जो फ्री रेडिकल्स शरीर में जनरेट हुए उस फ्री रेडिकल्स को मुक्त करने के लिए अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट हम जनरेट कर पाए, वो तभी हो पाती है जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छे से प्राप्त होता है। तो उसके लिए हम प्राणायाम का अभ्यास करते, हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करते, ब्रीदिंग अवेयरनेस का अभ्यास करते। तो सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते, फिर उसके बाद कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी और उद्गीत। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करें तो उसी पार्टिकुलर ऑर्गन पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और संकल्प के साथ ध्यान का अभ्यास करें कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं निरोगी हो रहा हूँ, मेरी शरीर की जितने भी सेल्स में कोई भी इन्फ्लेमेशंस है वो सारे ठीक हो रहे, अपने अपने ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ रहे। ये सारे संकल्प के साथ प्राणायाम का अभ्यास करें तो इससे और ज़्यादा मात्रा में अच्छे से लाभ मिलता है। ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। पहले 2-3 लंबी गहरी श्वास को लें, अपनी श्वास प्रश्वास को नॉर्मल कर लें, फिर उसके बाद हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक। एब्डोमिनल मसल्स को बलपूर्वक धक्के के साथ हम प्रेस करते ताकि हम एक्सहेल करें। फोर्सफुल एक्सहेलेशन का अभ्यास करते हम। इनहेलेशन पर ध्यान नहीं देते, हम एक्सहेलेशन पर ही ध्यान देते। इनहेलेशन स्वतः होता रहता है कपालभाति के अभ्यास के दौरान। जब हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें तब प्रत्येक स्ट्रोक के साथ हम एक्यूप्रेशर पॉइंट का भी हम उपयोग कर सकते। जैसे हमारे हाथ की जो छोटी उंगली है, इसको फोल्ड करने पर हथेली में जो पॉइंट हमें मिलता है उस पॉइंट पर प्रेस करते हुए प्रत्येक स्ट्रोक के साथ एक प्रेस करने पर लीवर को स्टिमुलेशन मिलता है। ये एनर्जी हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है। एक्यूप्रेशर से भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है लीवर में। ऐसे एक स्ट्रोक के साथ एक बार प्रेस करना और ऐसे हथेली को नीचे रख करके हम एक्यूप्रेशर के साथ भी कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। आंखें बंद करके मन ही मन संकल्प के साथ कि मेरी लीवर ठीक हो रही है, ऐसे संकल्प के साथ हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। हमारे शरीर के राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन में लीवर सिचुएटेड रहती है, इसीलिए हमें राइट हैंड में ही लीवर की पॉइंट ज़्यादा मिलती है और थोड़ा सा पॉइंट हमें लेफ्ट में मिलता है, तो लेफ्ट हैंड में भी हम थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हमें फोकस रहना है राइट हैंड पे। राइट हैंड पे लीवर की पॉइंट ज़्यादा मिलती है। और ये लीवर के एक्यूप्रेशर के साथ साथ हम डाइजेशन के लिए एक मुख्य पॉइंट बताते, जो ये अंगूठे के मूल है, यहाँ पे भी ये डाइजेशन के लिए एक मुख्य पॉइंट होता है एक्यूप्रेशर पॉइंट। यहाँ पर भी दबाते हुए हम ऐसे प्रेस करते हुए कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे कपालभाति का अभ्यास करने के बाद हम अगली प्राणायाम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते। इस प्राणायाम में मुख्यतः हमें महाबंध लगाते, त्रिबंध लगाते कि श्वासों को बाहर छोड़ करके फिर हम एनस को कंट्रैक्ट करते, एनल लॉकिंग जिसको बोलते, जिसको हम मूलबंध बोलते। फिर उसके बाद हम पेट को अंदर की ओर खींचते, जिसको हम उड्डयन बंध बोलते। फिर उसके बाद जालंधर बंध लगाते, हम ये थोड़ी को कंठकूप में लगाते।
ऐसे करके, ताकि जितने भी श्वास प्रश्वास की द्वार है, श्वास अंदर आने की और श्वास बाहर जाने की द्वार, सारे हम लॉक करके रख देते, इसीलिए इसको हम महाबंध भी बोलते। तो महाबंध के साथ हम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते। इसकी प्रक्रिया यही है कि शुरू में हमें सीधे बैठनी है, फिर उसके बाद फोर्सफुल्ली हमें एक्सहेल करना है, श्वासों को बाहर छोड़ना है। श्वासों को बाहर छोड़ने के बाद हमें पहले जालंधर बंद लगाना है ताकि हम श्वास अंदर ना ले पाए, फिर उसके बाद उड्डयन बंद लगाना है, फिर उसके बाद मूल बंद लगाना है। इन तीनों बंद को हमें होल्ड करके रखना है 20 से 30 सेकंड तक। मन ही मन संकल्प के साथ, गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ, मन ही मन या तो ओमकार के उच्चारण मन ही मन करते हुए ये बाह्य प्राणायाम का अभ्यास हम कर सकते हैं। जब हम इसको बंद को वापस खोलते हैं तो सबसे पहले हमें मूल बंद को वापस खोलना है, फिर उसके बाद उड्डयन बंद को छोड़ देना है, फिर जालंधर बंद को छोड़ना है और धीरे से हमें श्वास लेना है। झटके से श्वास नहीं लिया जाता है इसमें, एकदम धीरे धीरे से श्वास को लेना है। इसी अभ्यास को 2 से 3 बार करते हैं। तो ये बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करने से हमें पेट की समस्याओं में राहत मिलता है, लीवर की समस्या में राहत मिलता है, और ये हमें हमारी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करता है और हमारी प्राणिक ऊर्जा, जिसको हम वाइटल फोर्स बोलते हैं, वाइटलिटी हमारी इंक्रीज होती है। वाइटलिटी इनहेंस होने से संपूर्ण रोग जड़ से मिटने लग जाती है। तो बाह्य प्राणायाम के बाद हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। हमें दाएं नासिका को बंद करना है और बाएं नासिका से श्वास लेते हुए श्वास को अंदर भरे, फिर बाएं नासिका को बंद करके दाएं से श्वास को बाहर छोड़े। अब दाएं नासिका से अंदर भर ले श्वास को, अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग बोलते हैं इसको, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये संपूर्ण नस नाड़ियों को जागृत करने के लिए और उसमें सुप्त जागृत ऊर्जाओं को जागृत करने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। जो हमारी पोर्टल सर्कुलेशन है, जो हमारे लीवर को ब्लड प्रोवाइड करती है, लीवर को सर्कुलेट करती है, लीवर को ऑक्सीजनेशन करने का काम करती है। ये सर्कुलेशन अपनी नर्वस सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसको हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। तो जब कभी भी हम स्ट्रेस में रहते हैं तो स्ट्रेस में रहने से भी हमारे लीवर में समस्या आ सकती है। तो इसीलिए हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारी स्ट्रेस लेवल डाउन होती है और हमारे लीवर की कार्य क्षमता इनहेंस होती है। हेपेटाइटिस में मुख्यतः डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिलती है। इसलिए हमें आहार पर मेनली फोकस रहना है। पहले लंघन करना है, फिर उसके बाद रेचन, विरेचन और विरेचक द्रव्यों का प्रयोग करके विरेचन करना है। फिर उसके बाद हमें स्नेहन करना है। उसके बाद हम षटकर्म आदि का कर सकते हैं, जैसे शंख प्रक्षालन हम कर सकते हैं। फिर नेति, त्राटक हम कर सकते हैं ताकि हमारी स्ट्रेस लेवल कम हो जाए, डाइजेशन इनहेंस हो जाए। और आहार में मुख्यतः हम लौकी कल्प कर सकते हैं कि लौकी का ही सब्जी सुबह शाम दोपहर में या तो खिचड़ी में लौकी मिक्स करके हम खा सकते हैं।
और लौकी आहार करना, लौकी जूस पीना, इससे लीवर सेल्स को बहुत अच्छा इन्हेंसमेंट मिलता है और लीवर सेल्स बहुत अच्छे से कार्य करने लगती है लौकी कल्प करने से। तो आहार में हम लौकी कल्प कर सकते हैं लीवर डिजीज में, हेपेटाइटिस में। अगर हम आयुर्वेदिक औषधि की बात करें तो लिवोग्रीट को हम सुबह सुबह खाली पेट गोधन अर्घ के साथ सेवन कर सकते, और लिवामृत हम खाली पेट भोजन के बाद तुरंत बाद हम सेवन कर सकते। फिर सर्वकल्प क्वाथ का सेवन कर सकते, कायाकल्प क्वाथ का सेवन कर सकते, और टोटला क्वाथ भी बहुत लाभदायक होता है हेपेटाइटिस में। तो ऐसे आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करने से षटकर्म, पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा में गैस्ट्रोहेपेटिक पैक, जिसमें हम एब्डोमेन में और हेपेटिक एरिया में हम गर्म ठंडा सेक देते, उससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है लीवर डिजीज में। तो ऐसे अनुलोम विलोम के अभ्यास के बाद हम अगला अभ्यास भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम का करते, और थोड़ी देर हम ध्यान भी करते। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए पहले हम अंगूठे से कान को बंद करते, फिर पहली उंगली माथे पर, बाकी शेष उंगली आंखों के सामने रखे लंबी गहरी श्वास भर के नासिका से ओमकार का नाद करते। भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम के बाद कुछ देर मौन हो जाए और उस ओमकार के नाद को अपने अंदर महसूस करें, उस परम चेतन, उस परम ज्योति, परम पिता परमात्मा को अपने अंदर प्रकाशित होते हुए महसूस करते हुए, उसी के साथ एक आत्म होते हुए अपने आप को संपूर्ण रोगों से, विकारों से, दुख से मुक्त करने के संकल्प के साथ प्रार्थना पूर्वक हृदय से उस परम पिता परमात्मा से एकात्म होकर के ध्यान का अभ्यास करें। उस परम ऊर्जा से ऊर्जान्वित होते हुए महसूस करें। अपने आप को संकल्पित करें कि मुझे रोगी नहीं रहना है, मुझे तन से, मन से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से
पूर्णतया स्वस्थ रहना है। मुझे निरंतर योग अभ्यास करना है ताकि मैं सब प्रकार के रोगों से मुक्त हो जाऊं। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि अयं शरीरम्। ऐसे संकल्प के साथ ये दोनों हाथों को ऊपर करके घर्षण करें। हथेली में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करते हुए अपनी आंखों को हथेली के अंदर ही खोल लीजिए। तो आज हमने देखा कि कैसे हेपेटाइटिस जैसे गंभीर बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से। तो ऐसे ही योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आप बने रहिए इंडिया टीवी योग के साथ। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते, ओम।